हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो पढ़ लिए थे और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो भौतिक कारक हैं उनको जान लिया था कि उच्चावच स्थिति, जल की उपलब्धता किस प्रकार से जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। आज हमें आर्थिक कारक जो हैं जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं उनके बारे में जानना है। सबसे पहले हम इसमें जो है हमारा बिंदु वो है खनिज। देखिए, खनिज वो होते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों से युक्त पदार्थ जो भूगर्भ से निकाले जाते हैं। इस निकालने की क्रिया को खनन कहते हैं। जहाँ से निकाला जाता है उसे खान या खदान कहते हैं, और जो धातु या जो पदार्थ जो निकाला जा रहा है उसे खनिज कहते हैं। देखिए, जहाँ खनिज का निकालने का या खनन का कार्य होगा, जहाँ खनिज उपलब्ध होगी वहाँ खनन का कार्य भी होगा। खनन का कार्य होगा तो वहाँ पे खनन करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी, मशीनों के संचालन के लिए भी जो है ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ेगी, परिवहन के जितने साधन हैं उनको चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, उनके ऊपर प्रबंधन करने के लिए मैनेजमेंट टीम जो होती है उनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जहाँ जहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ वहाँ पर जो है आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है, इसलिए जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या जहाँ खनन कार्य हो रहा है या जहाँ खनिज उपलब्ध है वहाँ खनन कार्य होगा। खनन कार्य होगा तो उनमें काम करने वाले जो मजदूर हैं जो हैं वो क्या है उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ से वो नियमित रूप से आसानी से परिवहन के साधनों से पहुँच सके, आ जा सके, अप डाउन कर सके, उन क्षेत्रों के अंदर जो है वो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या का जमाव ज़्यादा हो जाता है। देखिए, खनिज पदार्थों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उपलब्ध करती है, उत्पन्न करती है, जिसमें कुशल तथा अकुशल कर्मचारी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या का सघन बसा देते हैं। यहाँ जिन जिन क्षेत्रों में लोग जाते हैं वहाँ कुशल श्रमिक भी होंगे, अकुशल श्रमिक भी होंगे, और उन क्षेत्रों में क्या करते हैं ये जनसंख्या को सघन रूप दे देते हैं। जनसंख्या का जो है सघनता वहाँ पर आ जाती है। जनसंख्या सघनता आती है तो उससे ही जनसंख्या का घनत्व जो है वो निरंतर बढ़ता जाता है। अब इसके जो कुछ उदाहरण है वो क्या हैं? अफ्रीका की कटंगा क्षेत्र और तांबा जो पेटी है, हमने जो पिक देखी थी पहले जिसके अंदर स्टोन और स्टोन के बीच बीच के अंदर जो है तांबा था, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो है जनसंख्या का जमाव उद्योगों के कारण, और उद्योग की स्थिति जो है वो खनिज क्षेत्रों के पास है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या का जमाव ज़्यादा है। हम भारत की भी बात करें तो भारत के अंदर हमारे जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ खदानें ज़्यादा हैं, यहाँ से खनन ज़्यादा मात्रा में होता है, लोहेस्क वगैरह का, कोयला वगैरह का, तो यहाँ पे जो जनसंख्या है वो सघन है। ऐसे ही राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के जिन क्षेत्रों के अंदर मार्बल वगैरह निकाला जाता है, या हमारे दारूहेड़ा, अलवर वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर जो है जयपुर जो है महानगर है, भीलवाड़ा के अंदर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, तो इन क्षेत्रों के अंदर भी जो है जनसंख्या का जमाव ज़्यादा होता है। नेक्स्ट जो है नगरीयकरण। नगर जो है वो अच्छी सुविधाओं को, देखिए ग्रामीण गांव के अंदर जो सुविधाएं होती है उससे अधिक सुविधाएं जो है शहर के अंदर शिक्षा की, चिकित्सा की, परिवहन की, संचार व्यवस्थाओं की, दूरसंचार की, रोजगार की जो है वो मात्राएं ज़्यादा होती है। तो शहरों की ओर जो है गांव के लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो ये नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं। देखिए, नगर रोजगार के बेहतर जो अवसर हैं वो शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं नगर। इसी अच्छी सुविधाओं तथा नगरीय जीवन का आकर्षण जो है लोगों को नगरों की ओर खींचता है, और लोग जो नगरों की ओर जाते हैं तो नगर का जो है जनसंख्या घनत्व जो है या जनसंख्या की सघनता वो अधिक बढ़ती है। तो ये भी एक प्रकार से आर्थिक कारण है जनसंख्या की वृद्धि को या जनसंख्या की सघनता को बढ़ाने के लिए। अगला जो है औद्योगिकरण। वैसे तो हमने औद्योगिकरण जो है खनिज के साथ जान लिया है कि जहाँ जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, लेकिन एक बार हम और थोड़ा इसको देख लेते हैं। औद्योगिकरण बढ़ती जनसंख्या या बढ़ती संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर निरंतर रूप से एक लार्ज स्केल पे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उद्योग जो होता है इसके अंदर कर्मचारी या श्रमिक जो होते हैं उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो ये अपनी ओर उनको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि उनके लिए परिवहन जो चलाते हैं उसके लिए परिवहन चलाने के लिए चालक और परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए जापान का जो कोबे और ओकासा प्रदेश है उस क्षेत्रों के अंदर जो है इस प्रकार के रहते हैं। हम जयपुर की बात करें, कुछ समय पहले जयपुर के सीतापुरा वाले क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत न के बराबर रहती थी, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ, तो औद्योगिक विकास होने के कारण यहाँ पे श्रमिक वगैरह रहने लगे। उन श्रमिकों के प्रबंधन के लिए, उनकी
दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दुकानें वगैरह खुलने लगी, उनको स्वास्थ्य को देखने के लिए जो है हॉस्पिटल्स खुलने लगे, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ने लगी, आने जाने के लिए परिवहन की, उनके बच्चे कहाँ पढ़े तो उसके लिए एजुकेशन वगैरह के लिए स्कूल कॉलेज जो है कई सारे क्षेत्र वहाँ पे डेवलप हो गए। आज जयपुर का एक सघन बसा हुआ क्षेत्र हो गया सीतापुरा वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है उद्योग भी जनसंख्या को निरंतर रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वहाँ पे जनसंख्या की सघनता को बढ़ा देते हैं। हमने पहले भौतिक कारक पढ़ा, फिर आर्थिक कारक पढ़ा, जो अगला कारक आता है वो है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखिए, अपनी जो लोग होते हैं वो अपने समाज में लेके जा में समाज के लोगों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, अपने धर्म के अनुयायी जो होते हैं उसके बीच में या अच्छी कम्युनिटी के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कुल मिला के मनुष्य ये चाहता है कि मैं दिन भर अगर काम करके आऊँ तो कम से कम मेरा जो जीवन है वो शांति से गुजरना चाहिए, अच्छे परिवेश के अंदर, अच्छे वातावरण के अंदर उसके जो है संतान वगैरह रहनी चाहिए। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो हैं ये भी जनसंख्या घनत्व को बढ़ाते हैं। देखिए, कई स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व वो कैसे? इसके विपरीत कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक अशांति होने के कारण वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। देखिए, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो है जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी समय से पाकिस्तान और चीन की तरफ से जो है अशांति का माहौल बना हुआ है। तो वहाँ पे जो शांति में रहने वाले लोग हैं वो उन क्षेत्रों को छोड़ छोड़ के आ गए। या सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे पंजाब का सिंध प्रांत हो गया, भारत राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला, और गुजरात का जो कच्छ के रण वाला, अबोर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है जनसंख्या काफ़ी कम रह रही है। क्यों रह रही है? क्योंकि यहाँ पे निरंतर अशांति का माहौल है, खतरे का माहौल है, कभी भी जो है आक्रमण हो सकता है या हम समय जो है खतरे की आशंका बनी रहती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर लोग क्या है, रहना कम पसंद करते हैं। सरकार का भी यह प्रयास रहता है कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बसने अथवा भीड़-भाड़ वाले स्थानों में चले जाने को प्रोत्साहित भीड़-भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ राजस्थान के अंदर, उसका एक मुख्य उद्देश्य सिंचाई जल वाला तो है ही, लेकिन एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो थार का मरुस्थल है, इसमें सीमावर्ती जो क्षेत्र है, इन सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर जो है हमारे यहाँ के लोग बसे रहे हैं, वहाँ से खाली करके नहीं आए, इसलिए वहाँ जल की उपलब्धता हो गई, तो लोगों को रोजगार भी मिलने लगा, कृषि कार्य वगैरह भी होने लगा और वहाँ पर निरंतर जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो एक मुख्य कारण ये भी है, सरकार भी जो है ऐसे क्षेत्रों में लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहन देती है। आगे देखिए, जनसंख्या समूह। हमने अब तक पढ़ा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब विश्व के कुछ जनसंख्या समूह हैं जहां जिन जिन क्षेत्रों के अंदर हमने पढ़ा था थोड़े समय पहले जनसंख्या की विशेषताएं या इसके वितरण की विशेषताएं, तो उसके अंदर हमने जाना कि 20% क्षेत्र के ऊपर 80% जनसंख्या रहती है और 80% भूभाग के ऊपर केवल 20% जनसंख्या रहती है। तो वो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सघन जनसंख्या रहती है? तो उसके आधार पर जो है हमने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को जो है 4 बड़े भागों के अंदर विभाजित कर दिया, जिसके अंदर एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका, इन क्षेत्रों को जो है हमने अलग अलग किया है जनसंख्या के बसाव के आधार पर। इनको जनसंख्या समूह के रूप में हमने क्या किया है, विभाजित किया है। अब देखिए, पृथ्वी की जनसंख्या का लगभग 80% भाग जो है 4 बड़े महासमूहों में बसा हुआ है, जो महाद्वीपों के कुछ विशेष उपयोग वाले जो भाग हैं उनके अंदर। ये मानव महासमूह निम्न है। अब ये कौन कौन से मानव समूह महासमूह है? तो सबसे पहला तो है एशिया जनसमूह, जिसके अंदर जो है 401 करोड़ जनसंख्या रहती है। दूसरा यूरोप जनसमूह, तीसरा अमेरिकन जनसमूह और चौथा जो है वो अफ्रीकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह, इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को जो है सम्मिलित किया गया है। हमारा जो पहला जनसमूह है वो है एशिया जनसमूह। हमने जाना कि विश्व की जितनी जनसंख्या है उसका 60% जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, एशिया में निवास करती है। अब देखिए, हम एशिया जनसमूह को पढ़ते हैं। ये संसार का सबसे बड़ा जनसमूह है। विश्व की जनसंख्या का 60% से अधिक भाग जो है इस जनसमूह के अंदर निवास करता है। यह जनसमूह जो है, इसमें मानसूनी जो यहाँ की प्रदेश है, देखिए जलवायु हमने थोड़े समय पहले पढ़ा कि जनसंख्या घनत्व को और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित जो करती है, उसके अंदर जलवायु जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसे जो एशिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी है, क्योंकि ये किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब हम उत्तरी गोलार्ध में भी इसकी स्थिति देखें तो मध्य अक्षांशों में 10 डिग्री अक्षांश से ऊपर मेन जो इसका विस्तार है वो भारत के अगर कुछ भाग को छोड़ दें, भारत के प्रायद्वीपीय वाले भाग को छोड़ दें, तो कर्क रेखा से लेके और आर्कटिक पर अंटार्कटिक वृत्त के बीच के अंदर जो है इसका विस्तार है ज़्यादा। यहाँ इसकी जनसंख्या का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है। तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी, मानसूनी जलवायु हुई, यहाँ पे शीतोष्ण प्रकार की है। तो और उच्चावच वगैरह भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जनसंख्या, मैदानी भाग है, नदियाँ निकलती है यहाँ पे, तो थोड़ा शांति का माहौल भी, तो यहाँ जनसंख्या जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहती है। उद्योग का विकास भी हुआ है। चीन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे और भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर, कोरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, जापान वाला जो क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या का जो है ज़्यादा जमाव हुआ है। देखिए आगे, इसको भी जो है
जो एशियाई जनसमूह है इसको भी हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। अब पूर्वी जो एशिया है इसके अंदर विश्व की 23% जनसंख्या निवास करती है और इसके अंदर जो है चीन, जापान और कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों, जापान के जो चारों द्वीप हैं उनको और चीन वाला जो क्षेत्र है उसको इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट जो है उसमें है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया जो है इसमें विश्व की 22% जनसंख्या निवास करती है। इसके अंदर सार्क के देश, जो सार्क है उसके जितने देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है इन सब 8 देशों को सम्मिलित किया गया है इसके अंदर। और जो तीसरा इसका विभाजन है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी जो एशिया है इसके अंदर विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है और इसके अंदर जो द्वीपीय देश है उसमें इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया, सिंगापुर और कुछ स्थलीय देश हैं। ये तो द्वीपीय देश हो गए चारों, कौन कौन से? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। और स्थलीय जो देश हैं उसके अंदर वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो इन आधार के ऊपर इन देशों को जो है एशिया के अंदर, और एशिया में भी इनका 3 विभाजन किए, कौन कौन से? पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंदर 23% जनसंख्या जिसमें चीन, जापान और कोरिया को सम्मिलित किया। दक्षिण एशिया के अंदर 22% जनसंख्या जिसमें सार्क के 8 देशों को सम्मिलित किया। और दक्षिण पूर्वी एशिया जिसके अंदर 4 द्वीपीय क्षेत्र और 5 जो हैं स्थलीय देश, इसके अंदर जो है विश्व की 8% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद देखिए एशिया जो जनसमूह है ये मुख्यतः 10 डिग्री अक्षांश है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, इसके जो कारण हैं वो बताए जा रहे हैं। तो यहाँ एशिया जो है इसके अंदर विश्व जनसंख्या समूह है जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यहाँ की अनुकूल जलवायु दशा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ की जलवायु दशा अनुकूल है। दूसरा, नदी निर्मित उपजाऊ मैदानी मिट्टी वाले जो मैदान हैं वो क्षेत्र हैं। मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा के कारण कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले देशों का ये समूह है। इसी वजह से जो है यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। हम चित्र के अंदर देख भी सकते हैं, इसके अंदर दिखाया गया कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। हालांकि इसके अंदर जो है एशिया और यूरोप दोनों जनसमूह का इसके अंदर दिखाया गया है। हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रेड कलर में हो रहा है, मैरून सा, वहाँ पे जनसंख्या सघन है। विश्व की सबसे बड़ा जो है देश उसके अंदर चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। जो हल्के रेड कलर के होते हैं हो रखे हैं उसके अंदर जनसंख्या का जमाव है वो थोड़ा कम है, जहाँ पे 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक की जनसंख्या जो है वो निवास करती है। उसके बाद जो ग्रे कलर के क्षेत्र हैं वहाँ 10 मिलियन से 100 मिलियन के बीच की जनसंख्या है, और जो सबसे ब्लू कलर में हो रखे हैं वहाँ 10 मिलियन से भी कम जनसंख्या निवास करती है। हम इसको जो है चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के अंदर से भी देख सकते हैं और इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से देश में, जैसे चाइना है इसके अंदर 31.35% जनसंख्या निवास करती है विश्व की, एशियन पॉपुलेशन की, और इंडिया जो है इसके अंदर 29.72% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसे ही इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, जापान, फिलीपींस और अदर राष्ट्र जो हैं इनकी इसके अंदर विभाजन दे रखा है। इसके आगे जो है हम यूरोपीय जनसमूह पढ़ेंगे। यूरोपीय जनसमूह जो है ये विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है। क्षेत्रफल के आधार पर तो जो है सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर यूरोप का नंबर अफ्रीका के बाद जो है वो जो नीचे अंटार्कटिका वाला भाग है उसका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया और दूसरे नंबर पे कौन है? यूरोप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठे नंबर पे यूरोप आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर के ऊपर यूरोप आता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एशिया क्षेत्रफल में भी नंबर 1 पे है और जनसंख्या में भी नंबर 1 पे आता है। देखिए विश्व की जनसंख्या का जो है 13% से अधिक भाग यहाँ रहता है, जबकि एशिया में 60% से ज़्यादा भाग रहता है। इससे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है उसमें रूस के बाद जर्मनी है, जहाँ 8.20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इस जनसमूह का जो विस्तार है, देखिए एशिया का तो कहाँ था 10 से लेकर 40 तक, और इस जनसमूह का जो विस्तार है वो कहाँ है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है इस देश में, या ये देश जो है आबाद है, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है। जिसका जो सर्वाधिक सघनता वाला जो क्षेत्र है वो 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब 10 अक्षांश जो हैं 45 से 55, इन मध्य अक्षांशों के मध्य जो है कोयला पेटी होने के कारण और इस कोयला पेटी के सहारे औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे जो है पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में सक्रिय जो है ये जनसंख्या की एक पट्टी है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद जनसंख्या का संकेंद्रण नगरों के समीप हो चुका है या हो गया है। इससे यूरोप में जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि थी। इससे पहले जो है जीवन यापन का आधार क्या थी? कृषि। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में यहाँ पे क्या हुआ? औद्योगिक विकास हुआ, जिससे उद्योगों के समीप जो है जनसंख्या का बसाव ज़्यादा हो गया
औद्योगिक विकास के कारण यहाँ की जनसंख्या का जीवन स्तर है जो एशिया के स्तर की अपेक्षा बहुत ही ऊंचा है। मानव विकास जो सूचकांक है HDI जो है, उसके आधार पर ये एशिया के देशों से भी ज़्यादा उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। अब यूरोपीय जनसमूह की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ सघन जनसंख्या जो है मैदानी क्षेत्रों में बसी हुई है। अच्छा, यूरोप और एशिया को जो है यूराल पर्वत जो है वो अलग अलग करता है। वो भौतिक रेखा है एक प्रकार से, वो दोनों जो महाद्वीप हैं उनको अलग अलग करती है। यूराल पर्वत के पूर्वी दिशा के अंदर तो एशिया है और यूराल पर्वत के पश्चिम जो साइड है उधर क्या है, यूरोप है। समशीतोष्ण जलवायु हुई यहाँ पे किस प्रकार की, 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री वाले क्षेत्र के अंदर रहते हैं, तो समशीतोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु है जो बहुत उपयोगी है और सुविधाजनक भी है। मिट्टियाँ जो है वो नदियों के काप व लोएस हैं। इस प्रकार से जलवायु मिट्टियाँ जो है वो उपजाऊ है। अनेक प्रकार की भोजनादि फसलें जो है गेहूँ, जौ, जई, मक्का, सब्जी आदि यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ मिट्टियाँ अच्छी है इसलिए। और जलवायु भी यहाँ की किस प्रकार की है, समशीतोष्ण प्रकार की है। निर्माण उद्योग द्वारा जनसंख्या जो है उसको पोषणता की क्षमता 10 गुना बढ़ गई है। यूरोप की वाणिज्यिक संस्कृति भी है। विश्व का 75% जलपोतीय भार यूरोपीय जहाज लाते ले जाते हैं। विश्व में जितना जलयान जो हैं या सागरीय परिवहन होता है उसका 75%, ठीक है, वो कौन पूरा करता है, यूरोप के जनसमूह के द्वारा होता है। यूरोप औद्योगिक प्रदेशों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों का सॉरी हाँ यूरोपीय औद्योगिक प्रदेशों में कृषि की अपेक्षा उद्योगों का विकास अधिक होने के कारण ये देश अपना भोजन व कच्चा माल दूसरे देशों से आयात करते हैं और उसके बदले में पक्का माल निर्यात करते हैं। यहाँ जो है प्राथमिक व्यवसाय में कम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में लोग ज़्यादा संलग्न हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कच्चा माल भोजन वगैरह का भी हो गया और अन्य जो तैयार माल उद्योगों के लिए कच्चा माल होता है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ये दूसरे देशों से, यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है तो दूसरे देशों से क्या करता है, ये आयात करता है। इसके बाद जो है अमेरिकी जनसमूह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।